हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक कैरेक्टराइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। इट मीन्स कि हम प्रोटीन के कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम डिफरेंट प्रोटीन्स को सेपरेट करेंगे एंड उसको हम कैरेक्टराइजेशन करेंगे उसका। ठीक है। टेक्निक्स लिस्टेड बिलो कैरेक्टराइज प्रोटीन्स विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज सच एज मास, आइसोइलेक्ट्रिक चार्ज, अमीनो एसिड सीक्वेंस एक्सेट्रा। तो इन बेसिस पे हम प्रोटीन को डिफरेंट कैटेगरीज में डालते हैं, मतलब उनका कैरेक्टराइजेशन करते हैं। प्रॉपर्टीज़ जैसे मास कितना है उस पर्टिकुलर प्रोटीन का, आइसोइलेक्ट्रिक चार्ज मतलब वही कि जब उसके ऊपर नेट चार्ज 0 होगा तो वो वाली वैल्यू। ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, अमीनो एसिड सीक्वेंस यानी कि उस पर्टिकुलर प्रोटीन में अमीनो एसिड्स यानी कि जैसे क्या क्या एक के बाद एक अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, एलेनिन, ग्लाइसिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं जो अरेंज होते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं। Alongside, they also detect impurities as these are very sensitive techniques requiring small amount, often micrograms of the sample. दूसरा ये है कि ये माइक्रोग्राम सैम्पल यूज़ करती हैं फॉर द डिटेक्शन, यानी कि जो भी ये सब कैरेक्टराइज करने के लिए प्रोटीन पे इन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ माइक्रोग्राम सैम्पल चाहिए होता है, यानी कि ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, और ये डिटेक्ट कर सकते हैं इम्प्योरिटीज़ भी। द फर्स्ट 4 टेक्निक्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। तो ये सारी टेक्निक्स दी गई हैं जिससे हम कैरेक्टराइजेशन ऑफ प्रोटीन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़, एंड दिस ऑल यूजेस माइक्रोग्राम ऑफ सैम्पल एंड इट कैन ऑल्सो डिटेक्ट इम्प्योरिटीज़। ठीक है, बहुत सेंसिटिव टेक्निक्स होती हैं ये सब। तो पहला है इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक, SDS पेज। इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक में वही जो हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया था, पेप्टाइड मैपिंग, और SDS पेज भी यूज़ कर सकते हैं। देन फिंगर प्रिंटिंग जो हमने किया था, पेप्टाइड मैपिंग है ना, ये पेप्टाइड मैपिंग, और इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक में वो वाली IEF वाली 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फोर्थ इज प्रोटीन सीक्वेंसिंग एंड फिफ्थ इज मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो टुडे इन दिस वीडियो वी विल स्टडी मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक। Mass spectrometry MS has emerged as an important tool in biotechnology. It is extremely useful in obtaining protein structural information such as peptide mass and amino acid sequence. तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री का पहला यूजफुल इन ऑब्टेनिंग प्रोटीन स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन। प्रोटीन स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा, अमीनो एसिड का सीक्वेंस पता करना एंड उसका मास कितना है उस पर्टिकुलर प्रोटीन का। तो यही है, जैसे पेप्टाइड मास पता करना, अमीनो एसिड का सीक्वेंस पता करना, ये हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज़ करके पता लगा सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग द टाइप एंड लोकेशन ऑफ अमीनो एसिड मॉडिफिकेशन विद इन प्रोटीन्स। दूसरा ये है कि इसको यूज़ करके हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है। जैसे ये अगर पेप्टाइड मैप है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है और हमें ऐसी चेन गई है एंड हमें पता करना है कि 5th पोजीशन पे कौन सा अमीनो एसिड है, तो वी कैन यूज़ दिस टेक्निक एंड हम पता लगा सकते हैं कि 5th पोजीशन पे कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर प्रोटीन में। ठीक है, तो आइडेंटिफाइंग द टाइप एंड लोकेशन ऑफ अमीनो एसिड विद इन द प्रोटीन, अगर उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो ये भी पता कर सकते हैं। वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज दैट एज लिटिल एज पिकोमोल्स 10⁻⁻12 ऑफ प्रोटीन सैंपल कैन बी एनालाइज्ड। सो मास स्पेक्ट्रोमेट्री का मेजर अट्रैक्शन क्या है, वो ये है कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हमें इतना कम सैंपल चाहिए होता है, यानी कि पिकोमोल्स में सैंपल को भी एनालाइज कर सकता है। सोच सकते हो कितना कम क्वांटिटी है, यानी कि पिकोमोल्स तक के सैंपल्स को ये एनालाइज कर सकता है स्पेक्ट्रोमेट्री, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अ मास स्पेक्ट्रोमीटर इज एन एनालिटिकल डिवाइस है दैट डिटरमाइंस द मॉलिकुलर वेट ऑफ केमिकल कंपाउंड्स बाय सेपरेटिंग द मॉलिकुलर आयंस अकॉर्डिंग टू देयर मास बाय चार्ज रेशियो M/Z रेशियो। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री कैसे डिटरमाइन करता है मॉलिकुलर वेट ऑफ केमिकल कंपाउंड, वो क्या करता है, मॉलिकुलर जो भी केमिकल कंपाउंड में जो भी सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उन सबको सेपरेट कर देता है आयंस के फॉर्म में, और उनका निकालता है मास बाय चार्ज, यानी कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मास कितना है और उसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, उसको डिवाइड करके जो भी आंसर आता है, यानी कि उसके बेसिस पे ये मॉलिकुलर वेट निकालता है ऑफ दैट पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड। तो क्या करता है, मास बाई चार्ज रेशियो का यूज़ करता है टू आइडेंटिफाई, यानी कि टू डिटरमाइन द मॉलिकुलर वेट ऑफ केमिकल कंपाउंड। ठीक है, ये याद रखना। द मॉलिकुलर आयंस आर जनरेटेड ईदर बाय लॉस और गेन ऑफ अ चार्ज, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन, प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन। अब धीरे धीरे ये बता रहे हैं कि ये सब करता कैसे है ये। तो मॉलिकुलर आयंस जो हैं वो कैसे बनते हैं, तो वो जनरेट होते हैं बाई लॉस और गेन ऑफ चार्ज। लॉस और गेन ऑफ चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब
इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके या फिर इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। ये तो केमिस्ट्री में पढ़ा ही है कि इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव कर देंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लॉस। गेन कराएंगे इलेक्ट्रॉन का तो उस पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के गेन पर, है ना। तो लॉस और गेन ऑफ चार्ज हम जो करते हैं उसमें उसको हम बोलते हैं कुछ मेथड्स बोलते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्शन। इसको पढ़ने से क्या समझ में आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कराना, उसको मॉलिक्यूल में से निकालना, इजेक्शन कराना। या फिर प्रोटोनेशन, प्रोटॉन का ऐड कराना मॉलिक्यूल में। या फिर डीप्रोटोनेशन, प्रोटॉन को रिमूव करना। तो मैं फिर से बोल देती हूँ, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन मीन्स इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, प्रोटोनेशन प्रोटॉन को ऐड करना, और डीप्रोटोनेशन प्रोटॉन को रिमूव करना। तो ऐसे हम मॉलिकुलर आयंस को जनरेट करते हैं। यानी कि हम नहीं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर ऐसा काम होता है, ये ऐसे जनरेट करता है। आफ्टर द आयंस आर फॉर्म्ड दे कैन बी सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर मास बाई जेड, यानी कि मास बाई चार्ज रेशियो, एंड फाइनली डिटेक्टेड। अब जब ये आयंस बन गए तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या करेगा, उनको सेपरेट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास बाई चार्ज रेशियो, और उसको डिटेक्ट करेगा। द प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन, आयन सेपरेशन एंड डिटेक्शन इज इन अ मास स्पेक्ट्रम कैन प्रोवाइड मॉलिकुलर वेट और इवन स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन। तो ये आयनाइजेशन मीन्स आयन का बनना, आयन सेपरेशन मतलब मॉलिकुलर आयन का सेपरेट होना ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास बाई चार्ज रेशियो, एंड लास्टली डिटेक्शन इन मास स्पेक्ट्रम। ये तीनों हमें प्रोवाइड करता है मॉलिकुलर वेट एंड इवन स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड करता है। तो हमें दो चीज़ मिलती है इस पूरे मेथड से, ठीक है। आयनाइजेशन मतलब मॉलिकुलर आयंस बनना, आयन सेपरेशन मीन्स मॉलिकुलर आयंस का मास बाई चार्ज रेशियो के बेसिस पे सेपरेशन होना, और डिटेक्शन इन मास स्पेक्ट्रम यानी कि जब वो डिटेक्ट करेगा, ठीक है, वो प्रोवाइड कर सकता है फिर हमें मॉलिकुलर वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड एंड इवन द स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन कि उसमें कौन कौन से एटम हैं, ठीक है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कौन कौन से एटम है, तो स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है, ठीक है। एंड ओवरऑल मॉलिकुलर वेट बता सकता है उस पर्टिकुलर कंपाउंड का। तो हमें कोई अगर कंपाउंड नहीं, उसका मॉलिकुलर वेट ये सब नहीं पता एंड उसका कंपोजिशन भी नहीं पता, तो हम उसको मास स्पेक्ट्रोमेट्री में डालते हैं एंड हमें ये सब पता चल जाता है उसका, ठीक है, कि उसके अंदर कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं एंड उसका पूरा मॉलिकुलर वेट कितना है, ओके। सैम्पल M with molecular weight greater than 1200 Dalton can give rise to multiple charged ions such as M plus NH bracket N plus। तो जो ये लाइन है कि एक सैंपल लिया है हमने जिसका मॉलिकुलर वेट ग्रेटर दैन है 1200 डाल्टन से, तो उसमें हमें मल्टीपल चार्ज्ड आयंस मिल सकते हैं इन द फॉर्म। इसको जो मल्टीपल चार्ज्ड आयंस मिलते हैं उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, M प्लस NH N प्लस के फॉर्म में। ये थोड़ी देर बाद में एक्सप्लेन करूँगी। ये जो ग्राफ दिया हुआ है, जब हम इस ग्राफ को देखेंगे तब मैं उस लाइन को एक्सप्लेन करूँगी। तो आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन्स पेप्टाइड हैव मैनी सुटेबल साइट्स फॉर प्रोटोनेशन एज ऑल द बैकबोन अमाइड नाइट्रोजन एटम्स कुड बी प्रोटोनेटेड theoretically as well as certain amino acid side chains such as lysine and arginine which contain primary amine functional group। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि प्रोटीन में कुछ सुटेबल साइट्स होती हैं जहाँ से हम प्रोटोनेशन कर सकते हैं, मीन्स एडिशन ऑफ प्रोटॉन, या फिर उसके ऊपर हम यानी कि उसको चार्ज आयंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिया हो गया है कि अमाइड नाइट्रोजन एटम जो है, अमाइड यानी कि प्रोटीन का पता होगा कि प्रोटीन में बीच में कार्बन, देन इधर अमाइड ग्रुप होता है NH2 ग्रुप, ठीक है, अमीन ग्रुप, और इधर COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इधर एक H होता है, इधर R अराइल ग्रुप, है ना। तो ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है एंड इसमें ये अमाइड ग्रुप होता है। तो यहाँ पे जो बोला गया है कि एग्जाम्पल में दिया गया है अमाइड नाइट्रोजन एटम कुड बी प्रोटोनेटेड, तो इसको हम प्रोटोनेट कर सकते हैं, मतलब H को रिमूव करके हम पॉजिटिव चार्ज ला सकते हैं, हाँ। तो और जैसे कुछ अमीनो एसिड के साइड चेन में ये है साइड चेन R ग्रुप, अराइल ग्रुप जो चेंज होते रहता है ना, साइड चेन में लाइसिन और आर्जिनिन फॉर एग्जांपल, इन अमीनो एसिड्स में अमीन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, तो इनको भी हम प्रोटोनेट कर सकते हैं। प्रोटोनेट मतलब अब ये समझो कि वो जो मॉलिक्यूल है उसको हमें आयंस में बदलना है, उसके ऊपर कोई चार्ज लाना है। तो हमने यहाँ पे ये पढ़ लिया कि प्रोटीन में साइट्स जहाँ पे हम प्रोटोनेशन कर सकते हैं वो होती हैं अमाइड नाइट्रोजन एटम, ठीक है, और कुछ अमीनो एसिड्स में अमाइड यानी कि अमीन फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट रहता है, तो उसको भी हम प्रोटोनेट कर सकते हैं, ये बताया गया है। देन अब नेक्स्ट में पूरा एक्सप्लेनेशन है मास स्पेक्ट्रोमेट्री का, यानी कि उसके ये जो डायग्राम दिया है मीन्स इसमें होता क्या है, कैसे काम करता है, ये वर्क कैसे करता है। अ सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ
The various parts of mass spectrometer is indicated in figure 10. Basically, a vaporized sample of a protein or peptide is introduced into the instrument wherein it undergoes ionization. Vaporized sample means कि जो प्रोटीन है उसको हम गैशियस फॉर्म में लेकर जा रहे हैं. मीन्स प्रोटीन के अंदर जो भी ये जो जिस भी बॉन्ड से ये लोग जुड़े हुए हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, ऑल द बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके अंदर जो भी है उसको सबको तोड़ देना. एंड जो वेपराइज्ड सैंपल में मतलब वेपर्स के फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में होंगे, उसमें एक एक एटम जो है अलग होगा उसमें. तो वेपराइज्ड सैंपल ऑफ प्रोटीन पेप्टाइड जो है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द इंस्ट्रूमेंट. ये देख लो, वेपराइज्ड सैंपल है, इसको हमने इधर डाल दिया, ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, जहाँ पे वो आयनाइजेशन के प्रोसेस से गुजरता है. तो इस प्रोसेस से पास होगा, आयनाइजेशन होगा क्या इसमें? द चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स आर देन इलेक्ट्रोस्टैटिकली प्रोपेल्ड इनटू अ मास एनालाइजर filter which separate the ions according to their mass by Z, means mass by charge ratio. तो वेपराइज्ड सैंपल को हमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री में फीड किया, इंट्रोड्यूस किया. यहाँ पे ये आयनाइज हुए. आयनाइज मीन्स वो आयंस में कन्वर्ट हुए, ठीक है, आयंस में कन्वर्ट हुए. एक एक चीज़ को मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझो. वेपराइज्ड सैंपल लिया हमने, यानी कि इसमें सारे एटम्स फ्री हैं एक दूसरे से. ये दोनों इसमें कोई भी एटम एक दूसरे से बॉन्डेड नहीं है, फ्री है, वेपराइज्ड फेज में है, गैसियस फेज में है. इसको हमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री में इंट्रोड्यूस किया. वहाँ पे इसका आयनाइजेशन हुआ. आयनाइजेशन मतलब वो आयंस में कन्वर्ट हुए जो एटम्स थे प्रोटीन के अंदर. ये सब एटम्स है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एवरीथिंग. फिर उसके बाद ये इनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिकली प्रोपेल्ड करते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिकली मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में. यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं, मीन्स इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा एंड मैग्नेटिक फील्ड भी होगा. ये फिजिक्स के चैप्टर में आप पढ़ रहे होंगे. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हमें मिले यहाँ पर, इसको हम एक्सेलरेट करते हैं, यानी कि आगे भेजता है, ये पास करता है. तो यही बुक की जो लैंग्वेज है वो आपको लिखना है पेपर में. द चार्ज मॉलिक्यूल आर इलेक्ट्रोस्टैटिकली प्रोपेल्ड इनटू मास एनालाइजर में. मास एनालाइजर में उसको भेजते हैं, एक्सेलरेट करते हैं. जहाँ पे वो सेपरेट होते हैं, वो आयंस सेपरेट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मास बाई चार्ज रेशियो, ठीक है. वो उसके बेसिस पे सेपरेट करेगा एक एक मॉलिक्यूल को. फिर द सिग्नल रिसीव्ड अपॉन डिटेक्शन ऑफ आयंस एट द डिटेक्टर इज ट्रांसफर्ड टू अ कंप्यूटर विच स्टोर्स एंड प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन. तो अब ये जो मास बाई जेड यानी कि मास बाई चार्ज रेशियो के बेसिस पे सेपरेट कर देता है. देन आगे सिग्नल रिसीव करता है, डिटेक्टर आगे लगा होता है, उसके ऊपर आयंस जो है जाकर टकराते हैं. तो जिस हिसाब से जो आयन टकराया वो डिटेक्टर जो है डिटेक्ट करता है और उसको कंप्यूटर के अंदर स्टोर करता है. फिर वहाँ से हम फर्दर इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं. तो आप लोगों को इतना डिटेल में नहीं जाना है, मीन्स जो बुक में अभी इतना इन्फॉर्मेशन जो दिया है ऊपर ऊपर से वही देखना है. ये डायग्राम याद कर लेना. एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ. वेपराइज्ड सैंपल लेते हैं हम प्रोटीन का, इसको हम फीड करते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर में. यहाँ पे फिर आयनाइजेशन होता है उनका, मीन्स जो एटम्स हैं वो आयंस में कन्वर्ट होते हैं. आयंस को हम एक्सेलरेट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा. क्योंकि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आयंस हैं, मीन्स चार्ज है उनके ऊपर, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों की प्रेजेंस में डिफ्लेक्शन शो करेंगे. तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा, जो भी एंगल बनेगा उस हिसाब से वो डिटेक्टर जो है डिटेक्ट करता है और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर कंप्यूटर में भेजता है. यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे होगा डिटेक्टर, ठीक है, ये करेक्ट कर लेना, ये डिटेक्टर होगा. Now the goal of mass spectrometric analysis of biomolecule like peptides and proteins is to create gas phase ions from polar charged molecule which are generally non-volatile. हमने अभी भी पढ़ा था कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हमें वेपराइज्ड सैंपल की ज़रूरत होती है, यानी कि जो प्रोटीन है जिसका एनालिसिस करना है हमें, जिस भी मॉलिक्यूल का, बायोमॉलिक्यूल का, उसको हमें गैस फेज में कन्वर्ट करना है. तो वो नॉन वोलेटाइल होते हैं. इसीलिए एक मतलब इसको ऐसा बता दिया कि एक गोल है मास स्पेक्ट्रोमेट्री का कि हम गैस फेज आयन में उसको कन्वर्ट करें, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल होते हैं. तो अ पॉपुलर मेथड कॉल्ड मैट्रिक्स असिस्टेड लेज़र डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन, माल्डी. तो हम माल्डी टॉफ का यूज़ करते हैं टू क्रिएट गैस फेज आयन, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स का. माल्डी का फुल फॉर्म याद रखना, मैट्रिक्स असिस्टेड लेज़र डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन is used to volatilize and protonate peptides and proteins. In this procedure, the sample is transferred from a condensed phase to a gas phase with the help of solid matrix. एक बार इसको पूरा पढ़ लेते हैं एक बार. Ion formation in MALDI is achieved by directing a pulsed laser beam onto a sample.
suspended or dissolved in a matrix. The matrix play an important role in this technique by absorbing the laser light energy and causing the matrix material to vaporize. In gas phase, the matrix plays an important role in sample ionization. The charged molecules are directed by electrostatic lenses from ionization source to mass analyzer. तो माल्डी में क्या होता है कि मैट्रिक्स होती है एंड जिसके अंदर हमारा जो सैंपल है, जैसे बायोमोलिक्यूल प्रोटीन यहाँ पर हम ले रहे हैं, वो उसके अंदर डिज़ोल्व रहता है। ठीक है, इस फिगर में देखो ये जो है ये पार्ट ये शो कर रहा है मैट्रिक्स का, और इसमें जो ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं वो हैं एनालाइट, यानी कि जिनको हमें एनालाइज करना है वो मॉलिक्यूल। अब ये मैट्रिक्स जो है ये एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, ये बना रहता है किसी कंपाउंड्स का। ये इतना नहीं जानना, बस ये समझ लो मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स। यहाँ पर हम प्रोटीन कंसीडर कर रहे हैं। तो हमने जो पढ़ा अभी फिर क्या था कि मैट्रिक्स पे हम लेज़र बीम देते हैं। ये देखो ये लेज़र बीम है, इसके ऊपर हमने मैट्रिक्स के ऊपर मारा, ठीक है, लेज़र बीम को। तो क्या हुआ, डिसॉर्प्शन हो गया। डिसॉर्प्शन यानी कि इस लेज़र बीम की जो एनर्जी है इस मैट्रिक्स ने एब्जॉर्ब किया और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको अलग कर दिया। जैसे इस फिगर में देख रहे हो, ये डिसॉर्प्शन के बाद ये हमें मॉलिक्यूल मिला, उसके अराउंड कुछ मैट्रिक्स यानी कि कुछ मैट्रिक्स का पार्ट जो है वो लगा हुआ है। मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पर इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि डायरेक्ट जो है लेज़र बीम इसके ऊपर ना पड़े हमारे एनालाइट पर। तो जब हमें मिल जाता है अपना एनालाइट, देन जो एनर्जी इसके पास रहती है मैट्रिक्स के पास, वो उसके बाद हाइड्रोजन को ऐड करा देता है एनालाइट में, यानी कि जो कंपाउंड मॉलिक्यूल हम लोग एनालाइज कर रहे हैं वो कंपाउंड यहाँ पर अब तो हमें एटम ही मिल गया। ठीक है, तो मैट्रिक्स से प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है हमारे इस पे कंपाउंड पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये कंपाउंड है ग्रीन वाला, तो इसमें प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है और इससे हमें मिल गया, हमारे पास आ गया आयनाइज्ड यानी कि चार्ज्ड फॉर्म ऑफ दैट एटम। अब इसको हम एनालाइज करने के लिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री में मास एनालाइज़र के पास भेज सकते हैं, जो हमने पढ़ा था मास स्पेक्ट्रोमेट्री में। तो माल्टी का सिंपल सा जो फंडा है यानी कि काम करने वाला बस यही है कि जो हमारा सैंपल है वो लिक्विड या फिर सॉलिड फेज़ में हो सकता है, तो उसको गैस फेज़ में कन्वर्ट करना। ठीक है, गैस फेज़ में कन्वर्ट करना, और वही ये काम करता है। पहले मैट्रिक्स में अंदर हमारा एनालाइट यानी कि जो सैंपल है वो डिसॉल्व था, उसके ऊपर हमने लेज़र बीम मारा, तो उसमें क्या हुआ, मैट्रिक्स के साथ हमारा जो मॉलिक्यूल है वो अलग हो गया। अब इसके पास एनर्जी थी मैट्रिक्स के पास जो इसने लेज़र बीम से एब्जॉर्ब की थी, तो उसकी वजह से ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र कर देता है हमारे मॉलिक्यूल पर जो भी है। फिर उसके बाद हमारा ये जो कंपाउंड क्या एटम जो है ये हमारा हो गया चार्ज। ठीक है, जो हमें चाहिए था, चार्ज भी हो गया एंड गैसियस फेज़ में तो आ गया है, और फिर उसको हम फर्दर एनालिसिस के लिए भेज सकते हैं जहाँ पे वो मास बाई। अब हम ग्राफ को देखते हैं। मल्टीपल चार्ज्ड आयंस आर ऑन एनालिसिस शो पैटर्न्स एज इंडिकेटेड इन फिगर फ्रॉम विच मॉलिकुलर मास कैन बी डिड्यूस्ड एज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द लेजेंड बिलो। तो हमने पहले मास स्पेक्ट्रोमेट्री ये काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है ये देखा। फिर उसके बाद हमने माल्डी पढ़ा। माल्डी में हम यूज़ कर रहे हैं अपने सैंपल को वेपर के फॉर्म में यानी कि गैसियस फेज़ में लाने के लिए। अब हम देखेंगे कि लास्ट में जब पूरा एक्सपेरिमेंट हो जाता है, एनालिसिस के बाद कंप्यूटर में जो ग्राफ आता है हमें उसको वो कैसा आता है, ये देखो ये ऐसा आता है, एंड इसको यूज़ करके हम जो मॉलिकुलर मास है उसको हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ है, इधर परसेंटेज होता है रिलेटिव इंटेंसिटी यानी कि तो वो कितना प्रेजेंट है उस सैंपल में उसका परसेंटेज। ठीक है, और इधर ये वाई एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस पे जो प्रोटीन का मॉलिकुलर वेट है वो होता है। तो एक बार हम पहले अलग से समझ लेते हैं, देन हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे जो बुक में दिया है ग्राफ। तो यहाँ पे परसेंटेज होता है इंटेंसिटी यानी कि उस पर्टिकुलर आयन की कितना परसेंटेज वो उस सैंपल में प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर आयन का, एंड यहाँ पे होता है एक्स एक्सेस पे मास बाई जेड रेशियो। तो जिस हिसाब से भी हमें मास बाई जेड रेशियो मिला होगा यानी कि उसका मास जो भी होगा और उसके ऊपर जो चार्ज होगा उसको डिवाइड करके जो वैल्यू आई होगी उस हिसाब से हमें पीक्स मिलेंगी। यहाँ पे 0 होगा। तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट हमें जो ध्यान रखना है
ग्राफ को एनालिसिस करते समय कि हमें ग्राफ में जो सबसे एंड पे यानी कि जो सबसे एंड पर जो रीडिंग मिल रही है वो पेरेंट आयन के बराबर होगी, क्योंकि लास्ट में जो रीडिंग मिल रही है उसका मास बाई चार्ज रेशियो यानी कि मास बाई चार्ज रेशियो ये सबसे ज़्यादा होगा, है ना, इन सब के मुकाबले। और भी जो प्रेजेंट हैं आयंस के फॉर्म में अलग अलग एटम्स, उनके कंपैरिजन में जो लास्ट वाला जो वो होगा पीक हमें मिलेगी उसका सबसे ज़्यादा मास बाई जेड रेशियो आया रहेगा। तो इसीलिए हम उसको पेरेंट आयन मान लेते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इसका इस पेरेंट आयन में क्या जितने भी कंपाउंड हैं उन सबका मास कैलकुलेट होके पूरा मॉलिक्यूलर वेट और उस पर जो चार्ज है +1 रहेगा, तो अपन 1 यानी कि जो भी हमारा जैसे प्रोटीन है उसका जो भी पूरा मास है उसको तो ये कैलकुलेट कर ही लेगा, देन उसको डिवाइड कर देगा उसके चार्ज से। तो मान लो प्रोटीन का वेट 108 है, हाँ, और उसके ऊपर चार्ज 1 आया, तो फिर हमारे पास आंसर 108 ही आया। तो मतलब ये हमें कंपैरेटिवली यानी कि पेरेंट आयन का ही हमें मास बाई चार्ज रेशियो बता रहा है, मींस मॉलिक्यूलर वेट बता रहा है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट क्या है। हमें सबसे लास्ट वाला पीक देखना होता है, ये याद रखना। और ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ये अलग अलग, यानी कि ये जो पेरेंट है पेरेंट मॉलिक्यूल ये फ्रेगमेंट्स में टूटा होगा, तो उसके बाद जो हमें मॉलिक्यूल्स मिले हैं छोटे छोटे उनका दिखा रहा है मास बाई चार्ज रेशियो। हमें लास्ट वाले पे फोकस करना है। तो अब इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में सबसे लास्ट पे हमें पीक मिल रहा है 2000 पे। तो मतलब ये है कि जो पेरेंट आयन है हमारा उसका जो मॉलिक्यूलर वेट वो है 2000। अब इसको हम कंसीडर करेंगे पेरेंट आयन, यानी कि इसको ही यूज़ कर हम लोग और दूसरे ये जो हमें आयन्स मिल रहे हैं इनका हम मास बाई जेड रेशियो निकाल सकते हैं। अगर हमें मास पता है और उसके ऊपर चार्ज कितना है ये पता है तो हम मास बाई जेड रेशियो निकाल सकते हैं। तो पहले तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, जो लास्ट वाली पीक होगी वो हमारा मॉलिक्यूलर वेट होगा उस पर्टिकुलर प्रोटीन का, सैंपल का, ठीक है, ये याद रखना। दूसरा, अब एग्ज़ाम में जो पूछता है कि ऐसे पूछेगा कि ये प्रोटीन का जो है मॉलिक्यूलर वेट 2000 है और उसके जो आयंस प्रोड्यूस हुए हैं यानी कि वो हैं 5 4 3 2 1। तो आप बताइए मास बाई जेड रेशियो इन सब का क्या होगा। तो इसको हम कैसे निकालते हैं ये देख लो। अब जैसे इस ग्राफ को लें तो इसमें मॉलिक्यूलर वेट 2000 है, सॉरी 20000 है, तो इसका मास बाई जेड रेशियो क्या होगा, एंड इसके ऊपर चार्ज कितना है +1 का। तो इसका मास हम कैसे निकालेंगे, देखो इधर m+1 1h 1+, यानी कि ये वो है जो पीछे हमने देखा था कि इन द फॉर्म ऑफ आयंस जो सैंपल होता है वो आयंस में डिवाइड होता है, तो उसको हम निकाल सकते हैं इन बाय दिस m+n(h) ब्रैकेट में n+, यानी कि कितने आयंस प्रोड्यूस हुए। तो देखो मॉलिक्यूलर वेट में तो ये जाएगा क्योंकि हमें पता चल गया है सैंपल का मॉलिक्यूलर वेट सबसे लास्ट, ये सबसे पहले हमें पता करना है। और फिर उसके बाद NH, यानी कि n यहाँ पर वो है कि उसके ऊपर चार्ज कितना है, उस पर्टिकुलर आयन पे चार्ज कितना है, और H रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटॉन को, और n+ यानी कि वही चार्ज कितना है वो लिखना है हमें। तो यहीं पे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया m+1, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज 1 है, 1h ब्रैकेट बंद देन 1+। तो इससे हमें हमारा निकलेगा मास, ठीक है, मास ऐसे निकालते हैं। तो हमारा मास क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 20000, चार्ज कितना है 1h, तो मतलब 20000 + 1 ब्रैकेट में 1+, तो ये हमारा निकलेगा 20001, ठीक है, 20001 निकलेगा। वैसे ही जैसे अब ये देख लो, अब इसमें मतलब उसके ऊपर अब हमें उस आयन पे 2+ का चार्ज है, तो उसका मास हम कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट हमें पता चल गया 20000 + n कितना है 2, इसको m+nh ब्रैकेट बंद फिर n+, इसको रिप्रेजेंट कर देना एग्जाम में ऐसे। देन मास निकालने के लिए जो भी है मॉलिक्यूलर वेट उसमें प्लस कर देना चार्ज को, ठीक है, जो चार्ज है उस पर्टिकुलर आयन पे। तो ये हमें मिल गया 20002, ठीक है। ये ऐसे ऐसे हम जैसे अब 3 है इस चार्ज, तो m+3h यानी कि 20,003 हो जाएगा, 20,004 हो जाएगा 4 के लिए, और 20,005 हो जाएगा जिसके ऊपर +5 का चार्ज है। अब मास बाई जेड रेशियो निकालने के लिए हमारे पास मास आ गया, जेड तो हमें पता है कि चार्ज कितना है उसके ऊपर, उससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि हमें
जो मॉलिकुलर वेट है, मॉलिकुलर वेट में हमें ऐड करना है जो चार्ज है उसके ऊपर और उसको डिवाइड कर देना है उसी चार्ज से। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 20,001 निकला पहले वाले का, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे बाई 1, तो हमारे पास ये आ गया मास बाई जेड रेशियो ऑफ, जिसके ऊपर +1 का चार्ज है 20,001। ऐसे ही 20,000 जिसके ऊपर प्लस का चार्ज है, +2 का चार्ज है, हमें मास निकाल लिया इस फॉर्मूले से, देन उसको हम डिवाइड कर देंगे बाई 2, यानी कि उसके ऊपर चार्ज 2 का है, तो हमें आंसर मिलेगा 20,002 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया, ये आया 10,001 जो यहाँ पे दिया हुआ है देखो। तो ऐसे ही ये प्लॉट रहता है मास बाई जेड रेशियो के हिसाब से उसमें ग्राफ में, जब हमें मिलता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री करने के बाद उस पर्टिकुलर सैंपल का कंप्यूटर में। तो ऐसे ही जब हम 3 वाले का परफॉर्म करेंगे, यानी कि 20,003 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमें मिलेगा 668 है ना, 668 ये आंसर मिलेगा, यानी कि उसका मास बाई जेड रेशियो इतना होगा। ऐसे ही 4 का 20,004 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 501 मिलेगा हमें, सॉरी 5,001 मिलेगा हमें, 5 के लिए हमें मिलेगा 4,001। तो ये ऐसे निकालते हैं हम लोग मास बाई जेड रेशियो, ये एग्जाम में पूछता है कभी कभी। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर कुछ डाउट है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब ऐसे ही इधर दे रखा है द मास स्पेक्ट्रोमेट्री डिटेक्ट्स द प्रोटीन आयंस एट मास बाई जेड रेशियो, उसके हिसाब से डिटेक्ट करता है और उसको प्लॉट करता है ग्राफ पे। तो ये जो दे रखा है 2001, 2501 ये सब, इसमें इसका मॉलिकुलर वेट 10,000 लेकर किया गया है। ठीक है, ये आप लोग एक बार अपने से करके देखना। इसमें जो मॉलिकुलर वेट है, मॉलिकुलर वेट सैंपल का वो 10,000, ठीक है, ये लेकर मास बाई जेड रेशियो निकाला गया है। यानी कि इसके ऊपर +1 का चार्ज था इसलिए ये आंसर आया, इसके ऊपर +2 का चार्ज था इसलिए ये आंसर आया, इसके ऊपर +3 का चार्ज था, इस वाले आयन पे +4 का चार्ज था और इस वाले आयन पे +5 का चार्ज था, इसलिए ये सब आंसर आया। तो यहाँ पे 2 डाटा दे रखे हैं, एक तो पहला ये ग्राफ वाला जो जिसमें बता रखा है ये वाला, तो इसका ये नीचे ये सैंपल ये सॉल्व कर दिया गया है। लेकिन फिगर 11 लिखा हुआ है ना, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये इसका है ही नहीं, ये अलग है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें, ये ग्राफ किसी और का है और ये भी किसी चीज़ और का है, यानी कि उस पर्टिकुलर प्रोटीन का मॉलिकुलर वेट 10,000 है, उस हिसाब से उसमें आयंस जो प्रोड्यूस हुए 5431 चार्जेस थे, तो उसको मास बाई जेड रेशियो निकाला गया, तो ये सब आया। यानी कि मॉलिकुलर वेट इसमें 10,000 लेकर करना है हमें, और ग्राफ में हमें मॉलिकुलर वेट 20,000 लेकर करना है, जिसका ये सब दिया हुआ है नीचे ग्राफ में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है बट समझ में आ जाएगा। कुछ जो पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट किया उसको याद रखना, जैसे मॉलिकुलर वेट, देन उसके ऊपर जो चार्ज है उसको प्लस करना है डिवाइड बाई उसी चार्ज से, तो हमें मास बाई चार्ज रेशियो निकल जाएगा। ये जो है मैंने जो अभी किया, इसको आप अपने से भी करना है एक बार, दोनों एग्जाम्पल को, एक बार 20,000 मॉलिकुलर वेट लेकर और एक बार 10,000 मॉलिकुलर वेट लेकर। नाउ टिपिकली फॉर प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन अ क्रूड एक्सट्रैक्ट इज सेपरेटेड ऑन 2D जेल। तो अब जो है ये बता रहे हैं कि प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन में हम करते क्या है। पहले हमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में पढ़ लिया, उसमें हम मॉलिकुलर वेट पता कर सकते हैं पूरे कंपाउंड का, यानी कि जो बायोमॉलिक्यूल है उसको फ्रेगमेंट में तोड़ता है, देन उसके बाद उसका एनालिसिस देता है। मॉलिकुलर वेट का एनालिसिस देता है कि उस पूरे बायोमॉलिक्यूल का मॉलिकुलर वेट कितना है, एंड दूसरा ये कि उस कंपाउंड में या फिर बायोमॉलिक्यूल में कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या प्रेजेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्या क्या प्रेजेंट हैं उसके अंदर, ये भी मास स्पेक्ट्रोमेट्री से हमें पता चलता है। तो प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं, क्रूड एक्सट्रैक्ट मींस प्रोटीन का जो सैंपल है हमारे पास, उसको हम सेपरेट करते हैं ऑन 2D जेल। 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने पढ़ा है, ठीक है, उस मेथड से हम पहले सेपरेट करते हैं, यानी कि इसमें 2 डायमेंशनल सेपरेशन होता है प्रोटीन का, एक तो चार्ज के बेसिस पे और दूसरा साइज़ के बेसिस पे हम लोग 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेशन करते थे। आफ्टर विजुअलाइजिंग द प्रोटीन्स ऑन जेल, प्रोटीन स्पॉट्स आर एक्साइज्ड एंड यूज्ड फॉर मास एनालिसिस बाई MS टेक्निक डिस्क्राइब्ड अबव। फिर उसमें से अब ये जो जेल हमें मिला, जैसे जेल स्लैब, ये जेल स्लैब है, इसके ऊपर हमने 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म किया है और यहाँ पर प्रोटीन्स के स्ट्रैंड, सेपरेटेड स्ट्रैंड्स प्रेजेंट हैं। तो इनको क्या करेंगे हम, इनको जेल से एक्साइज कर लेंगे, यानी कि निकाल लेंगे उसके अंदर, यानी कि कुछ पार्ट प्रोटीन का होगा और कुछ पार्ट जेल का होगा। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि आफ्टर विजुअलाइजिंग द प्रोटीन ऑन जेल, यानी कि 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद प्रोटीन स्पॉट्स, ये जो स्पॉट्स हैं प्रोटीन के, वो एक्साइज किए जाएंगे, यानी कि निकाल लिए जाएंगे, एंड यूज्ड फॉर मास एनालिसिस बाय MS टेक्निक described above. For doing so, the protein in 2D gel after extraction from gel is either used intact or it is cleaved into small peptides
with the protease with a protease like trypsin which make the mass analysis easier। तो अब ये बता रहे हैं कि या तो ये जो हमने प्रोटीन के स्पॉट एक्साइज किए हैं वो उसके अंदर जेल लगा होगा, यानी कि 2D जेल आफ्टर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम जेल इज़ ईदर यूज्ड इंटैक्ट, यानी कि जेल उसमें लगा ही हुआ है, वैसे भी यूज़ कर सकते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, जहाँ हम वो माल्डी जो है यहाँ पे जेल जो है मैट्रिक्स की तरह काम करने लगेगा, तो माल्डी यूज़ करके हम उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर इसमें कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं, यानी कि ये जो जेल है इसके अंदर हम प्रोटीज ट्रिप्सिन ऐड कर सकते हैं जो ये प्रोटीन की चेन है इनको और छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर देगा, छोटे छोटे, तो इससे जो है ना मास एनालिसिस ईजियर हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली हमें यही करना है कि वही ब्रेक डाउन ही करना होता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री में भी हम यही करते हैं, यानी कि उसको सिंपलर फॉर्म में लेकर आते हैं। दीज पेप्टाइड्स आर सेपरेटेड ऑन एन ऑनलाइन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी सिस्टम बिफोर इंट्रोडक्शन इनटू मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये जो पेप्टाइड्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है फिर कहाँ पे इसमें यूज़ करते हैं हम लोग लाइन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, यानी कि अब ये जो डाइजेस्टेड प्रोटीन है स्मॉल पेप्टाइड्स हमें मिले हैं ट्रिप्सिन के डाइजेशन के बाद, उसको हम ले करते हैं ऑन लाइन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, फिर उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब इन क्रोमेटोग्राफी के डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आता, बस समझना है। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक लाइक आयन एक्सचेंज, एफिनिटी और रिवर्स फेज कॉलम क्रोमेटोग्राफी कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द पेप्टाइड्स। तो ये सब अलग अलग टेक्निक्स हैं क्रोमेटोग्राफी के, वैरायटी बोल सकते हैं। आयन एक्सचेंज नाम से पता करें तो इसमें आयन के बेसिस पे एक्सचेंज हो रहा, आयन के बेसिस पे सेपरेट करेंगे मे बी, और ऐसे और भी क्रोमेटोग्राफी हैं जिसको यूज़ करके हम लोग पेप्टाइड्स को सेपरेट कर देते हैं। दीज पेप्टाइड्स आर ईदर सीक्वेंस डायरेक्टली और द मास ऑफ पेप्टाइड्स इज एनालाइज्ड यूजिंग डेटाबेस सर्चेस। तो ये जो हमें पेप्टाइड्स मिलते हैं अब सेपरेशन के बाद क्रोमेटोग्राफी में, उसको हम लोग सीक्वेंस कर देते हैं डायरेक्टली यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्री या फिर और भी जो टेक्निक्स होती हैं प्रोटीन सीक्वेंसिंग की, ठीक है, उसको यूज़ करके मास स्पेक्ट्रोमेट्री हम यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन सीक्वेंसिंग के लिए। प्रोटीन सीक्वेंसिंग का मतलब बस यही है कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस पता करना कि कैसे अरेंज हैं वो उस पर्टिकुलर प्रोटीन में, या तो डायरेक्टली सीक्वेंसिंग कर देते हैं उस प्रोटीन का यानी कि पेप्टाइड का, या फिर मास ऑफ पेप्टाइड यानी कि वो पर्टिकुलर पेप्टाइड का मास हम लोग एनालाइज करते हैं यूजिंग डेटाबेस सर्चेस। ये डेटाबेस सर्चेस हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे। कुछ डेटाबेस होते हैं जहाँ पे प्रोटीन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है, देन उधर कंपैरिजन ये सब करके हम मास ऑफ पेप्टाइड निकाल सकते हैं, ठीक है। With human genome sequencing project, it is now possible to identify new proteins by combining the mass spectrometric information with the genomic information using bioinformatic tools। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम देखेंगे कि कैसे हम वहाँ पर सर्चेस के थ्रू मार्किंग यानी कि कुछ पॉइंट्स लेकर ऐसे करके कुछ एक ब्लास्ट होती है टेक्निक, बायोइन्फॉर्मेटिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे वो हम, कि हम उसको यूज़ करके कैसे एनालिसिस करते हैं, एवरीथिंग मास भी फाइंड कर सकते हैं, कंपोजिशन भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट के बाद हमें पूरा सीक्वेंस पता है ह्यूमन जीनोम का, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं न्यू प्रोटीन बाय कंबाइनिंग बोथ द टेक्निक्स, जैसे मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज़ करके और जीनोमिक इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स से कंपैरिजन के थ्रू न्यू प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स चैप्टर में ये और अच्छे से समझ में आएगा। ये तो ये पढ़ा दिया मैंने मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू सो मच।